हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलो अच्छा है। आज अपन बात करेंगे निर्देशांक रूपांतरण, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले अपन ने बात की थी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था। कौन सा? जड़त्व व अजड़त्व निर्देश तंत्र, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कई को कुछ है कि कुछ डाउट्स है कि मैडम आप इंग्लिश में नहीं बोलते हो, तो चलो आज मैं टर्म वगैरह इंग्लिश में आपसे बोल देती हूँ, ठीक है? हाँ, इसके अलावा अगर ये वाली प्रॉब्लम भी हो या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हो, वो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलो आज अपन बात करेंगे, एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था और वो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो क्वेश्चन अपने लगभग आता भी है। कौन सा? एक साल छोड़ के एक साल, मतलब कि आता रहता है और वो 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। क्या आता है? जड़त्व व अजड़त्व निर्देश तंत्र उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आप लोगों को उसकी डेफिनेशन भी लिखवाई है और उनके एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। तो जो मैंने लिखवाया है आप उतना अगर लिख के आ जाओगे तो उसमें से आपका कोई भी 1 नंबर भी नहीं काट सकता है, ठीक है? आज अपन बात करेंगे निर्देशांक रूपांतरण की। किसकी? निर्देशांक रूपांतरण। चिंता मत करो इंग्लिश वालों, इंग्लिश में भी लिखेंगे निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? चलो अब अपन इसको समझते हैं कि निर्देशांक रूपांतरण निकालते कैसे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। क्या किए हैं आप लोग? मान लीजिए कि मैंने किसी वस्तु के क्या किया है, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। और निकाले कैसे हैं? मेरे सापेक्ष निकाले हैं। मैंने आपको निर्देश तंत्र की बात की थी तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके बताया होगा अपने आप पे कि हाँ मैं खुद भी एक क्या हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, ठीक है? तो उसके हिसाब से मान लो मैंने किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और किसके सापेक्ष निकाले? मेरे रिलेटिव निकाले। किसके रिलेटिव निकाले? मेरे रिलेटिव निकाले। अब एक दूसरा व्यक्ति भी है। एक तो आप लोग ये मान के चलो कि मैंने एक किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, मेरे रिलेटिव निकाले, ठीक है? इसको एक बार आप साइड में रख दो। और एक बात और कि अब एक दूसरा व्यक्ति भी है जो क्या है, रेस्ट में है या फिर डायनेमिक में है। क्या है? या तो वो स्थिर है या फिर वो गतिशील है, ओके? हो सकता है। अब उसके रिलेटिव उसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकालें। क्या? अब उसके रिलेटिव उसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकालें। कौन से के रिलेटिव? जो मैंने दूसरे व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, उसके रिलेटिव अगर उसी के कोऑर्डिनेट निकाले अपन तो क्या आएंगे? कुछ अलग आएंगे। क्यों अलग आएंगे? क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। क्या है? दोनों की पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। तो काम क्या है? देखो यहाँ पे सुनिएगा अच्छे से। मैंने एक वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाल कर नोट कर लिए। क्या किया? मैंने किसी एक वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाल कर नोट कर लिए और मैंने उन निर्देशांकों को नाम दे दिया। क्या नाम दिया? उन निर्देशांकों को x, y और z, ठीक है? क्या नाम दिया मैंने उनको? x, y, z। और पोजीशन को नाम दे दिया मैंने वहाँ पे r वेक्टर। क्या नाम दे दिया मैंने पोजीशन को वहाँ पे? r वेक्टर, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना। मान लो मैंने किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाले, मेरे सापेक्ष निकाले, ठीक है?
और अगर मैं दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष या फिर कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो स्थिर भी है और डायनेमिक भी है, यानी कि जो रेस्ट में भी रह सकता है और जो गतिशील भी यानी कि डायनेमिक भी रह सकता है, ठीक है। तो उस वस्तु के कोऑर्डिनेट अगर अपन लोग निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। और अलग क्यों आएंगे, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। तो अपन ने उसके कोऑर्डिनेट निकाला तो अपने पास क्या आए, एक्स वाई जेड, और उसका पोजीशन क्या आ गया, आर वेक्टर। या आप लोग एक बार ये मान के चलो, मैंने सदिश नहीं लिखा है, ओनली मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोजीशन की बात कर रही हूँ, ना कि मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रही हूँ। अगर पोजीशन वेक्टर की बात करूँगी तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, एक वेक्टर से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो स्थिर भी है, हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है, उसी वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाले और नोट किए। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो निकाले एक्स वाई जेड, क्या निकाले थे, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट मैंने मेरे ही सापेक्ष क्या किए हैं, निकाले हैं, ठीक है। तो ये एक व्यक्ति की बात हुई, कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये मेरी बात हो गई, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा व्यक्ति लेती हूँ और उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालती हूँ, पर कौन सी कंडीशन में निकालूंगी, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो डायनेमिक में है, ठीक है, या तो वो स्थिर भी हो सकता है या वो गतिशील भी हो सकता है। तब उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे अपने पास, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आर डैश, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो, बताने वाले दो हैं, ठीक है, बताने वाले तो दो हैं, एक पर्सन तो मैं हूँ और एक वो है, कौन सा, देखो बताने वाले दो हैं, एक तो ये मैं हूँ और एक वो जो अदर पर्सन है वो है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो जिसके बारे में बता रहे हैं वो तो एक ही है ना। देखो अगर इसके बारे में मैं बता रही हूँ, मैं इसके बारे में बता रही हूँ, तो ये तो एक ही है ना, लेकिन जिसके बारे में बता रहे हैं वो तो एक ही है ना। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर एक्स वाई जेड, आर डैश एक्स वाई डैश जेड डैश। इसमें कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, किसमें, इन दोनों में क्या करेंगे, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर अपन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये जो दो व्यक्ति अपन ने यहाँ पे लिए थे, आर और आर डैश, ठीक है। अब इन दोनों के बीच अपने को कोई ना कोई रिलेशन निकालना है। अगर इन दोनों के बीच अपने पास कोई रिलेशन आ गया तो आप लोग उसको क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर हो तो पूछ लेना। चलो अब अपन निकालेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकालते हैं और अपने पास ये आएगी कैसे, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना। देखो निर्देशांक रूपांतरण करने का मतलब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने पास अपन ने दो व्यक्ति लिए, एक तो ले लिया एक्स वाई जेड जिसके निर्देशांक ये हो गए और उसकी पोजीशन क्या हो गई, आर, और सेकंड जो अपन ने पर्सन लिया था उसके निर्देशांक क्या हो गए या कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और उसकी पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे, आर डैश। अब अगर अपने को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों के बीच अपने को क्या करना, कुछ न कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। चलिए आइए निकालते हैं अपन वो रिलेशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु के निर्देशांक या पोजीशन किसी तंत्र के रिलेटिव ज्ञात की जाए। मान लो कोई भी वस्तु है अपने पास, अगर उसके कोऑर्डिनेट अपने को, उसके कोऑर्डिनेट या उसकी पोजीशन
किसी फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए और फिर भी उस वस्तु के कोऑर्डिनेट या पोजीशन किसी अन्य फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए तो दोनों कोऑर्डिनेट या दोनों पोजीशन में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे चलेंगे। अगर जल्दबाजी की तो ये मैकेनिक से समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, चलो मैंने क्या बोला कि किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट, चलो एक बार अपन लिखते हैं। किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट या पोजीशन किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट या पोजीशन किसी फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए और फिर उसी वस्तु के निर्देशांक या पोजीशन किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव फ्रेम का मतलब तंत्र, किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए तो दोनों कोऑर्डिनेट दोनों पोजीशन में रिलेशन बताने वाले, दोनों कोऑर्डिनेट या दोनों पोजीशन में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। ओके जी, अब देखो ऐसे ही मैंने ऊपर बात की थी कि ये बोल क्या रहा है, किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट या पोजीशन किसी फ्रेम की रिलेटिव ज्ञात की जाए और फिर उसी वस्तु के निर्देशांक पोजीशन किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए। मान लो मैंने कि कोई वस्तु के कोऑर्डिनेट निकाल लिए x, y, z। ठीक है, देखो किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट या पोजीशन किसी फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए, तो मान लो पहली लाइन अपन ने यहाँ तक क्लियर कर दी। क्या क्लियर की? किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट तो हो गए अपने पास x, y, z या पोजीशन अपने पास क्या हो गई r, किसी फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए। ये तो आप लोगों को भी पता है कि ये वाली चीज़ें जब अपन फ्रेम लेंगे, कोई निर्देश तंत्र बनाएंगे तो वहीं से तो निकलेंगी। बात करते हैं, आगे आएगा अपने पास। देखो तो फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात कर ली, मान लो अपन ने एक चीज़ तो यहाँ तक क्लियर कर ली, और फिर उसी वस्तु के निर्देशांक फिर वो ही वाली वस्तु जिसके सापेक्ष अपन ने ये वाला निकाला था ना, उसी वस्तु के निर्देशांक या पोजीशन किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव निकाले जाएं। क्या किया जाए? देखो
फिर उसी वस्तु के निर्देशांक, कहने का मतलब क्या है, इसी वस्तु के निर्देशांक अपने पास क्या है, तो पहली वाली वस्तु तो यही तो थी। अब इसी वस्तु के सापेक्ष अपन किसी दूसरे फ्रेम के निकालेंगे, किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात की जाए। क्या, यही एक तो कोऑर्डिनेट और एक क्या, पोजीशन। तो देखो आप लोगों को भी पता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया एक्स, तो क्या आप दूसरे को भी अक्स नाम दोगे? नहीं दोगे ना। इसको क्या नाम दे दोगे? अक्स डैश दे दोगे। तो इसी तरीके से अपन इसको क्या लिख देंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर डैश। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो मान लो पहली वस्तु के तपन ने ये निकाल लिए, फिर क्या बोल रहा देखो वो, और फिर उसी वस्तु के निर्देशांक या पोजीशन, उसी वस्तु के निर्देशांक या पोजीशन किसी दूसरे फ्रेम के रिलेटिव ज्ञात किया जाए तो कोऑर्डिनेट या दोनों पोजीशन में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन। मान लो पहले वाले की अपन ने ये निकाली और दूसरे वाले की अपन ने ये निकाली, और इन दोनों के बीच अपन जो रिलेशन ज्ञात करेंगे या फिर इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन आएगा उसको आप लोग क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या कहोगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब निकालते हैं अपन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ध्यान रखना रिलेशन अपने को इन दोनों के बीच ही निकालना है, तभी जाके वो इक्वेशन अपने को क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो अब अपन क्या करेंगे कि एक फ्रेम को तो अपन स्थिर रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे, ठीक है, और सेकंड फ्रेम को अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक फ्रेम को तो अपन स्थिर रखेंगे और दूसरे फ्रेम को अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करवाएंगे, मोशन करवाएंगे, और फिर निकालेंगे कि रूपांतरण समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन बात करते स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरित समीकरण। क्या करेंगे, स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। ठीक है, चलो अब मान लो मैंने एक ये निर्देश तंत्र ले लिया, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, एस बोल दिया, और इसी के बीच अपन ने एक निर्देश तंत्र ऐसे ले लिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एस डैश। ठीक है, बोला क्या कि अपने पास दो तंत्र है, एस व एस डैश। एस व एस डैश के मूल बिंदु, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग बोल दोगे ओ, और इसको आप लोग क्या बोल दोगे, ओ डैश। ठीक है, अब देखो टाइम t इक्वल 0 पर क्या बोलोगे, यहाँ टाइम t इक्वल 0 पर एस व एस डैश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हैं। यूँ मान लो इन दोनों के ओरिजिन पॉइंट जो है निर्देश तंत्र एस व एस डैश के ओरिजिन पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन ने क्या बोल दिया, t इक्वल 0 बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो क्या मैं इसको r नोट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्या r नोट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे r नोट लिखूँगी तो पोजीशन वेक्टर लगा दूँगी मैं इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा अपना r नोट वेक्टर। ठीक है, अब इनके मूल बिंदुओं से मध्य की दूरी सदैव क्या रहेगी, ये निर्देश ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ठीक है, इन दोनों के ओरिजिन पॉइंट के बीच ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगी, आर नोट रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, आर नोट रहेगी। अब देखो
एस व एस डैश तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि तंत्र में बिंदु P का स्थिति सदिश, मान लो मैंने इस वाले को क्या किया, इस P पॉइंट को मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है। इस P बिंदु से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब देखो O डैश से लेके P पर बात कौन सी की कर रहे हैं, S डैश निर्देश तंत्र की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ा चुकी हूँ, पीछे की पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट से P बिंदु पर आने वाली लाइन जो होती है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, R होता है, जो अपन निकाल भी चुके हैं। तो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से की बात कर रहे हैं, एस डैश की बात कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर वेक्टर डैश, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा ऐसे मिला दिया, भाई ये थोड़ा सा अलग हो गया है, आप लोग इसको सही कर लेना, ठीक है। ऐसे मिला दिया, मान लो ये पोजीशन वेक्टर इसका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के ओरिजिन पॉइंट से P बिंदु को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास R वेक्टर हो जाएगा। अब देखो एक बात और याद रखना कि ये जो R नोट वेक्टर है, मैंने क्या बोला कि दोनों ओरिजिनों के बीच जो डिस्टेंस आई है वो कभी भी, वो सदैव क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये R नोट वेक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, नियत। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपन बात करेंगे कि R वेक्टर इस वाले R वेक्टर की, ये किस में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S में, निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र में है, S वाले निर्देश तंत्र में। R वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिंदु पॉइंट O के सापेक्ष पॉइंट P का क्या है, स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पॉइंट O के सापेक्ष पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसी तरीके से अपन इस R वेक्टर डैश को लिख देंगे, कौन से वाले को, इस वाले को। ये कौन से वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, S डैश वाले में। वो जो दूसरा व्यक्ति था ना इसके सापेक्ष, वो ये वाला है जिसके अपन ने निर्देशांक देखो ये यहाँ पे लिख रखे हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे R डैश है, ठीक है। तो ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा, S डैश वाले में आएगा। तो ये R डैश यहाँ पे क्या है, पॉइंट O डैश के सापेक्ष पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब अपने पास ये वाली चीज़ आई है, इसको एक बार ज़रा अपन बाहर निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। ऐसे कुछ है ये, आप लोगों को डायग्राम इस तरीके से बनाना। देखो इसको, वैसे मैं नोट्स सेंड करूँगी ना PDF में, उसके अंदर जो ये एकदम सही रहेगा आपका, वैसे कोई दिक्कत ना है, टेंशन ना लेना इस चीज़ की। ये ऐसे होगा, ठीक है। ये अपना O पॉइंट, ये O डैश और ये P डैश। इसकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ है और इस वाले की इस साइड, और ये O और P की डायरेक्शन कौन सी साइड है, इस साइड है। तो कहने का मतलब क्या है, 12th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि सदिश संयोजन का नियम यहाँ पे लागू होगा। जो ट्रायंगल रूल पढ़ के आए हो ना आप लोग, वो वाला रूल यहाँ पे क्या होगा, लागू होगा। देखो O और O डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपने पास, R नॉट
वेक्टर कितने हैं, ओ और ओ डैश के बीच की डिस्टेंस आर नॉट वेक्टर। ऐसे ही ओ डैश पी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, आर वेक्टर डैश। ओ और पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ डैश पी में, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे बनाया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। ओ डैश के बीच की डिस्टेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी है, ओ डैश और पी के बीच की डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, ओ और पी के बीच की डिस्टेंस जो यहाँ पे अपन ने लिखी है। चल अब अपन बात करते हैं, चलो ट्रायंगल लो यूज करते हैं यहाँ पे अपन। तो क्या हो जाएगा, ओ डैश इन दोनों की डायरेक्शन एक साइड है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का एड इक्वल ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो चलो ओ डैश प्लस ओ डैश पी, हाँ यहाँ पे अब वेक्टर आएगा क्योंकि अपन पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर इक्वल में क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर, ठीक है। अब देखें, चूँकि ओ डैश के बीच की डिस्टेंस अपने पास क्या है, आर नॉट वेक्टर, ओ डैश पी वेक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, ओ डैश पी वेक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर वेक्टर डैश। ओ पी वेक्टर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर वेक्टर। इन तीनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो आर नॉट वेक्टर, ओ डैश की वैल्यू देखो अपने पास क्या है, आर नॉट वेक्टर, ओ डैश पी की वैल्यू क्या है अपने पास, प्लस आर वेक्टर डैश इक्वल आर वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, आर वेक्टर डैश इक्वल ये क्या हो जाएगा, आर नॉट वेक्टर प्लस आर माइनस आर नॉट वेक्टर। ये निकल गया अपने पास रिलेशन दोनों के बीच। मैंने क्या बोला था इस इक्वेशन के बीच, देखो इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन अपने पास आएगा, ये देखो इन दोनों के बीच, इसके बीच ही तो आया, तो इसके इक्वल में ही तो आया कि नहीं आया। तो ये इक्वेशन अपनी क्या कहलाएगी, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या कहलाएगी ये इक्वेशन अपनी, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्लास की अपन बात करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।